हेलो छात्रों, मैं अशोक दोहरे सर आज फिर से आपके सामने कक्षा 12 की जो सेकंड बुक है जिसका नाम है भारतीय राजनीति, समकालीन भारतीय राजनीति, और इसका पहला जो पाठ है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ जो जैसा कि शाब्दिक अर्थ से समझ में आ रहा होगा, राष्ट्र माने देश, निर्माण माने उसे बनाना। अब राष्ट्र के बनाने में क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, तो हम देखें कि ये बात कब की है। पहले तो हम ये संदर्भ समझें कि भारत जब आज़ाद हुआ 14 अगस्त की रात, 15 अगस्त की सुबह, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा था, और उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। तो हम लोग यहाँ आते हैं कि जब देश को आज़ादी मिल रही थी, देश लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम रहा, और उस गुलामी के बाद जो आज़ादी मिली थी, इसी समय देश का बंटवारा हो गया। तो निश्चित है कि हमारे सामने चुनौती थी कि हम कैसे अपने देश का पुनर्निर्माण करें। ये हमारे सामने महत्वपूर्ण चुनौतियाँ थीं। इनमें से 3 चुनौतियाँ मुख्य रूप से थीं, जिनमें पहली चुनौती है, या उसको तत्कालिक कहें, कि देश को एकता के सूत्र में बांधना, अर्थात एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। विविधताएं माने भारत में आप देखते कि भारत विभिन्न भाषाओं वाला, विभिन्न धर्मों वाला, विभिन्न जातियों वाला, विभिन्न क्षेत्रों वाला, विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है। तो ऐसी परिस्थिति में हम सबको कैसे बांध कर रखें। उस वक्त आमतौर पर यही माना जाता था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता है। लेकिन आज हमने उसे नकार दिया। उस वाक्य को हम देखेंगे कि आज आज़ादी के लगभग 70 साल हो गए। 70 साल के बाद हमारा देश एकजुट है एक प्रकार से। तो हमने उस बात को सच करके दिखाया। देश के विभाजन के साथ साथ लोगों के मन में समाई ये आशंका एक तरह से सच साबित हुई थी। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे कि क्या भारत एक रह पाएगा, क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा, क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें थी, मन में लोगों की आशंकाएं थीं कि आखिर देश इतनी बड़ी विविधताओं से कैसे अपने आप को एक रख पाएगा। ऐसे सारे सवाल थे। लेकिन भारत ने, हम देखें तो उन सारे सवालों का जवाब भारत को एकजुट रख कर के दिया है, जो हमारे सामने आज भी देखने को हमें मिलता है। दूसरी चुनौती थी कि लोकतंत्र को कैसे कायम रखा जाए, अर्थात हमें जो आज़ादी मिली है उस आज़ादी को कैसे बरकरार रखा जाए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया। भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई है। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भर ही काफ़ी नहीं था। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आएँ। संविधान में लिखना और उसे अमल में लाना, दोनों ही बातें अलग अलग होती। तो लोगों के सामने यही एक वो था, लोगों को लगता था कि संविधान में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन उन पर अमल हो पाएगा, इस बात पर लोगों को डाउट था। तो ये हमारे सामने
दूसरी चुनौती थी। एक और तीसरी चुनौती भारत के सामने थी। हमारा जो हेडिंग है चुनौतियाँ, तो जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के सामने दो चुनौतियाँ हम पढ़ चुके। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला हो, ना कि कुछ एक तबकों का। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। इसका मतलब था कि देश का विकास कैसे होगा। संविधान में सबकी समानता की बात कही गई। समाज में जो वंचित माने जो सबसे कमज़ोर तबके के लोग हैं उन्हें भी ऊपर उठाना था, ये भी एक चुनौती थी। अलग अलग धर्म के मानने वाले, अलग अलग संस्कृतियाँ, अल्पसंख्यक माने भारत में जिनकी संख्या कम थी, जैसे आज की तारीख में मुसलमान हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं, ये अल्पसंख्यक कहलाते। इनकी संख्या हिंदू समाज की तुलना में कम है। तो ये सारे प्रश्न थे कि इनको कैसे हम एक साथ समाहित करेंगे। इसके साथ एक असल चुनौती इसमें जो थी कि देश का आर्थिक विकास कैसे होगा, क्योंकि देश 200 वर्षों तक गुलामी के चंगुल से मुक्त हुआ। इसके पहले सारी शासन व्यवस्था पर जो संचालन था वो अंग्रेज़ों का था। अब उनके बाद हमें भारत को आज़ादी मिली थी तो उसका पुनर्निर्माण करना था हमें। गरीबी थी भारत में, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था। इतनी सारी बड़ी आबादी का हम कैसे पेट भरें, गरीबी कैसे दूर हो, लोग बेरोज़गारी कैसे दूर हो, इसके लिए कारगर नीतियां तैयार करनी थी। तो हम देखें कि हमारे सामने ये बड़ी चुनौतियां थी। तो आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया, संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली, हम इसी पाठ में ये देख रहे। आगे चल के हमें यही देखने को मिलेगा और इसी का अध्ययन करेंगे। इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई है। इस किताब में आज़ादी के बाद के दौर को भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश पाने के काबिल हो सकें। शुरुआत के 3 अध्यायों में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन 3 चुनौतियों का जिक्र किया गया है उनका आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे सामना किया गया। इस पाठ के अगले हेडिंग के रूप में हम देख रहे हैं विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। तो विभाजन शब्द आप जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत 2 हिस्सों में विभाजित हुआ, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। दूसरा शब्द है विस्थापन। विस्थापन माने कि बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान जाके बसे, यहाँ से विस्थापित हुए भारत से और पाकिस्तान में बसे, और बहुत सारे पाकिस्तान से विस्थापित हुए और भारत में आके बसे। इसको आपने जो गदर एक प्रेम कथा पिक्चर है उसमें आपने शायद जिन बच्चों ने देखी होगी उसमें इस कहानी का वर्णन आपको देखने से समझ में आ जाता होगा कि वो विस्थापन था कि किस प्रकार से आज़ादी के समय बहुत सारे लोग भारत छोड़ करके पाकिस्तान जाके बसे थे और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आकर के भारत में बसे थे। तो विस्थापन हो गया। इसके बाद अगला शब्द है पुनर्वास। पुनर माने दोबारा, वास माने यहाँ से हटने के बाद फिर उन्हें बसाना। तो हमारी समस्या थी कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे उन्हें हम कहाँ बसाएं ताकि वो यहाँ रोज़गार पा सकें, ठीक से रह सकें। ये एक बड़ी चुनौती थी। अब प्रश्न आता है कि विभाजन क्या एक दिन की देन है? तो देखें तो विभाजन एक दिन की देन नहीं है। अगर हम इतिहास उठा के देखें तो विभाजन की प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही थी और इसके पीछे जो मंशा थी, चूँकि भारत में एक वर्ग था जिसे हम कहते हैं मुस्लिम समाज और एक हिंदू समाज, इनमें आपस में जो अल्पसंख्यक कहलाते मुसलमान, उन्हें ऐसा लगता था कि इस बहुसंख्यक हिंदू भारत में हम शायद इनके साथ अपने आप को समायोजित या एडजस्ट ना कर पाएँ। इसलिए उन्होंने ये अलग राष्ट्र की मांग रखी कि हमें मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का हालांकि विरोध किया,
लेकिन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चों पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका भी इसमें थी जैसी कई बातों का जोर रहा। नतीजतन पाकिस्तान की मांग मान ली गई और पाकिस्तान को बनाने में ब्रिटिश सरकार का बड़ा रोल था। प्रश्न था कि विभाजन किया कैसे जाए, तो जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच बांट दिया गया। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, क्योंकि एक बहुत बड़ा देश, इतने सालों की हमारी मिलीजुली संस्कृति, इस पर फैसला करना इतना आसान नहीं था। लेकिन एक कड़ा फैसला लिया गया और तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यकता को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भारत में दो हिस्सों में बसे थे। एक तरफ जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं उस हिस्से में थे, और दूसरे जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं पूरब की ओर, इस हिस्से में भी इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग थे। तो अब विभाजन की समस्या ये थी कि हम ऐसे कितने हिस्सों में बांटें ताकि एक तरफ मुसलमानों का, इस्लाम धर्म मानने वाले लोग शामिल हो जाएं और एक तरफ इंडिया हो जाए या भारत हो जाए। इसमें ये किया गया कि पश्चिमी और पूर्वी, जैसे पूर्व माने आज की तारीख में बांग्लादेश और पश्चिम माने आज की तारीख में बांग्लादेश, ये दो हिस्से पाकिस्तान के हिस्से में आए और बकाया शेष भाग जो था वो भारत के हिस्से में, जिसमें हिंदू संख्या में ज़्यादा थे, ये दो हिस्सों में बंट गया। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम नेता जो इतने राष्ट्रवादी थे, जिनमें खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे नेता, जो कतई नहीं चाहते थे कि भारत दो टुकड़ों में बटे, उनका मानना था कि भारत एक रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारे महत्वाकांक्षी लोगों के सामने उनकी एक न चली और अंततः भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया। भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश 1947 में दुनिया के सामने प्रकट हुए। इसी समस्या से जुड़ी एक और समस्या थी, विभाजन की सबसे कठिन अबूझ पहेली जिसको कहा जाए, अल्पसंख्यकों की थी कि सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। अल्प माने कम, संख्यक माने संख्या। तो हम देखें कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक थे और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। इनके साथ समस्या ये थी, इसके अलावा कुछ सिख आबादी भी थी जो पाकिस्तान में भी रहती है और हिंदुस्तान में भी रहती है। इनके सामने भी समस्या थी कि ये लोग अपनी ही ज़मीन पर पराए हो गए। तो हम देखें कि विभाजन तो हो गया, लेकिन विभाजन के जो परिणाम माने रिजल्ट बहुत ख़राब निकला। 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी और आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। आपने पिक्चरों में देखा होगा इस चीज़ को कि किस तरह अचानक, जब ये गाड़ी जो दिखा रही चित्र आपको देख रहे होंगे कि किस प्रकार लोग हड़बड़ाहट में एक देश से दूसरे देश में जा रहे थे, जहाँ ना उनके खाने का ठिकाना था, ना रहने का ठिकाना था। क्या होगा, ये उनके मन में भी इस बात की बहुत सारी आशंकाएं थीं। और कुछ कट्टरपंथियों ने यहाँ तक हुआ कि दोनों तरफ के इसमें बहुत सारे लोगों को मारा, दोनों तरफ के लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारे हिंदू मारे गए, मुस्लिम भी मारे गए, जो आपने पिक्चरों के माध्यम से देखा होगा। तो वो जो पिक्चरों में दिखाई गई घटनाएं वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक सच हैं, और हम उस बात की कल्पना ही कर सकते हैं कि एक देश से छोड़कर दूसरे, अपना बना बनाया घर छोड़ करके दूसरी जगह जाना, जहाँ ना आपको ये निश्चित है कि हम वहाँ कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, बहुत सारे मन में सवाल होते हैं। ऐसी परिस्थिति में विभाजन निश्चित रूप से कष्टदायी तो था ही। आशा है आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, और हम आशा करते हैं कि इंटर के जो छात्र हैं वो जिम्मेदारी का परिचय देते हुए इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, और जो मैंने किताब के पेज डाले हैं पाठ